नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका टीजीटी पीजीटी में कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है या फिर एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है या फिर आपका कोई अन्य भी संस्कृत का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट या 3 नंबर रहेगा। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पर कर लिया है और इन्हीं के अंदर से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हाँ, इसके अलावा आपको सभी वीडियो जो वहाँ पर मिल जाएंगी। और एक जो है स्टेट वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, जो भी हरियाणा से है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाहता है तो जल्द ही जो इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि दिसंबर में जो है इसके एग्जाम होने की संभावना बताई गई है 3-4 तारीख में। तो जैसे इस बारे में कोई नई अपडेट आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा और इसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे पहले के जो क्वेश्चन हमने पहले वाली वीडियो में किए थे, तो उससे आगे के जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है कट्यास्ते। इसमें जो यहाँ पर ये कटे पद है, ये कैसा आधार है? वैशेषिक है, अभिव्यापक है, औपश्लेषिक है या फिर अभिव्यापक है, अव्यापक है? तो कट्यास्ते जो यहाँ पर उदाहरण है इसका बताना है आधार, और इसका जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन सी में है, तो इसका औपश्लेषिक है। अब ये जो आधार है, आधार जो ये 3 प्रकार के होते हैं, तो क्या इसके 3 प्रकार माने गए हैं? तो जैसे पहले नंबर का औपश्लेषिक हो गया, दूसरे नंबर का वैशेषिक हो गया, तीसरे नंबर का हो गया अभिव्यापक। तो इस प्रकार से आधार जो है 3 होते हैं। अब यहाँ पर इनके जो उदाहरण है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे औपश्लेषिक है, इसका तो हो गया यहाँ पर कट्यास्ते जो दिया गया है। उसके बाद आ जाता है जो वैशेषिक आधार है, इसका उदाहरण रहेगा मोक्षे इच्छा अस्ति, तो ये वैशेषिक का है। और जो तीसरा नंबर आ जाता है फिर अभिव्यापक का, इसका उदाहरण है तिलेसु तैलम। ये 3 उदाहरण हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। औपश्लेषिक का कट्यास्ते, वैशेषिक का मोक्षे इच्छास्ति और अभिव्यापक का तिलेसु तैलम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आधार ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा गौशो द्युमानेशु गतः वाक्य परवृतम सूत्रम अस्ति। तो यहाँ पर इसमें सूत्र आया है, ये जो उदाहरण है निमित्तात कर्मयोगे सप्तम्य अधिकरणे च सप्तम्य पंचम्यो कारक मध्य इससे च भावेन भाव लक्षण। तो यहाँ पर इसमें सूत्र लगा है और सूत्र कौन सा है? जो ऑप्शन डी में है, इससे च भावेन भाव लक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर उदाहरण। तो ये सच्चा भावन भाव लक्षण लगेगा और जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है तो उस क्रियावान में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है गौशु द्युमानेशु गत है, गाय को जब दूध दूह लिया उसके बाद गया। तो यहाँ पर क्या गाय में रहने वाले दोहन रूप क्रिया से किसी व्यक्ति की गमन क्रिया लक्षित हो रही है, तो गौशु द्युमानेशु यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, तो ये सप्तमी का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा शून्यवाद निबद्ध वर्तते। शून्यवाद से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, निबंधित है जैन, चार्वाक, बौद्ध या वैशेषिक दर्शन। तो इससे जो यहाँ पर संबंध है और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है तो ये बौद्ध दर्शन है। अब जो बौद्ध दर्शन है इसके 4 संप्रदाय का जो उल्लेख है हमें प्राप्त होता है, जिसमें वैभाषिक, सूत्रांतिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी ये आ जाते हैं। और बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्य थे नागार्जुन, और यही दर्शन भारत का अत्यंत प्राचीन दर्शन है और इसकी जो गिनती है अवैदिक दर्शन अथवा नास्तिक दर्शन में होती है। और बौद्ध धर्म के बारे में तो आपको पता ही है, महात्मा बुद्ध से है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा बौद्ध मत है सतह लक्षणम।
जो बोधन के मत में सत का लक्षण है। अर्थ, क्रियाकारित्वम, सत्यत्वम, अस्तित्वम या फिर मिथ्यात्वम। तो बौद्धों के मत में सत का लक्षण है और इनके मत में जो सत का लक्षण है जो ऑप्शन ए में आया है, अर्थ, क्रिया, कारित्व। असत है सत जायते, कि असत से सत की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है माध्यमिक मत अनुयायी है बौद्धाकस्यवाद से पोषका। बाह्यार्थ शून्यवादस्य, सर्व शून्यवादस्य, बाह्यार्थ अनुमेयवादस्य या बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादस्य। तो बौद्ध जो है यहाँ पर किस वाद के पोषक माने गए हैं और इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो ये सर्व शून्यवाद के हैं। तो मध्यम वर्ग के मत अनुयायियों ने बौद्ध को सर्व शून्यवाद का पोषक बताया है और माध्यमिक प्रतिपादक, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी नागार्जुन के बारे में, तो इनको माना गया है। इसलिए सत, असत, उभयात्मक, अनुभयात्मक, इन चार प्रकार की कोटियों से नितांत मुक्त दर्शन का मूल तत्व शून्य को माना गया है। नेक्स्ट है अर्थ संग्रह लेखकास्ति। अर्थ संग्रह के रचयिता है यहाँ पर जैमिनी, सबर स्वामी, कुमारिल भट्ट या लोकाक्षी भास्कर है। तो यह अर्थ संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं तो लोकाक्षी भास्कर इनका है अर्थ संग्रह है। जैमिनी इनके जैमिनी में मानसा है, सबर स्वामी का सबर भाष्य है और कुमारिल भट्ट के श्लोक वार्तिक है। नेक्स्ट है महाभारत गीता वर्तते। ये महाभारत में श्रीमद्भागवत गीता है, भीष्म पर्व से ली गई है, शांति, द्रोण या उद्योग पर्व से ली गई है। जैसे कि आपको पता है महाभारत पर्वों में है, पर्वों की संख्या 18 है। तो 18 जो पर्व है उनमें से जो गीता है ये कौन से पर्व से है, और इनका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो ये भीष्म पर्व से है, जहाँ पर श्री कृष्ण जहन के द्वारा गीता का जो उपदेश है वो दिया गया था। और इनसे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने जो गीता जो है, गीता के जो 18 अध्याय हैं वे किए थे, जिसमें पहला जो अध्याय है अर्जुन विषाद योग, द्वितीय सांख्य योग, तृतीय कर्म योग, चतुर्थ रहेगा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम है कर्म संन्यास योग, षष्टम रहेगा आत्म संयम योग, सप्तम है ज्ञान विज्ञान योग, अष्टम रहेगा अक्षर ब्रह्म योग, नवम राजविद्या राजगुह योग, दसवां रहेगा विभूति योग, एकादश है विश्व रूप दर्शन योग, द्वादश रहेगा भक्ति योग, त्रयोदश है क्षेत्र विभाग योग, चतुर्दश रहेगा गुण त्रय विभाग योग, पंचदश रहेगा पुरुषोत्तम है, षोडश रहेगा देवासुर संपत्ति विभाग योग, सप्तदश रहेगा श्रद्धा त्रय विभाग योग और अष्टादश रहेगा मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से क्या है यहाँ पर 18 ये जो है अध्याय है। अब किसमें है, अध्यायों में है गीता, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है महाभारत का नायक है। महाभारत जो इसमें नायक है श्री कृष्ण है, अर्जुन है, दुर्योधन है या फिर युधिष्ठिर है। तो महाभारत में नायक है, और यहाँ पर देखें तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला। तो कौन है महाभारत में जो नायक है, यहाँ पर ये युधिष्ठिर है। और सतशास्त्री संहिता भी जो है महाभारत को कहा जाता है। नेक्स्ट है महाभारत मुख्य रसा का, वीर है, शांत है, रौद्र या विभत्स है। तो महाभारत जो इसमें मुख्य रस है, अब यहाँ पर इसमें मुख्य रस कौन सा है, महाभारत जो इसमें जो मुख्य रस है, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जाए पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पर वीर रस को करके आता है, लेकिन महाभारत जो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है ये शांत रस आता है। वैसे इसमें वीर रस भी है, लेकिन शांत रस जो है इसको प्रमुख यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है सागरिका नायिकास्ति। ये जो सागरिका नायिका है मृच्छकटिक है, प्रतिमा नाटक, रत्नावली नाटिका या फिर शिवराज विजय। तो यहाँ पर जो ये सागरिका नायिका है और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो ये रत्नावली जो नाटिका है, और अब इसके अलावा जो यहाँ पर रत्नावली जैसे नाटिका है, नाटिका जो है इसमें 4 अंक होते हैं।
और रत्नावली किनकी है? जो हर्षवर्धन है इनकी है। इनके द्वारा लिखे गए थे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाटक। तो ये जो रत्नावली है ये नाटिका है, और नाटिका जो होते हैं इसमें 4 अंक होते हैं, जिसमें जो है राजा उदय नायक है और सिंहल देश की जो राजकुमारी है रत्नावली अर्थात सागरिका, ये इसकी नायिका है और दोनों की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। उसके बाद आ जाता है दिक्कत उद्धृष्णा तरलम भवत मतः इति श्लोकांशः वर्तते। तो ये जो है यहाँ पर श्लोक है और यही आपने बताना है इसका संबंध। और उत्तरामचरित नैसचरित शिशुपाल वध याज्ञवल्क्य का, ठीक है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो कहाँ से है? ये नैसचरित जो उसमें से लिया गया है। धिक तो तृष्णा तरलम भवत मतः इति। तो प्रथम सर्ग जो उसमें से है, किसी को देखना होगा तो जो ये नैषधीयचरित जो है उसमें आता है ये श्लोक, 130वां श्लोक है। अगर किसी को देखना हो तो उसमें आप इसके बारे में देख सकते हैं। इसमें कहा गया कि हे राजन, मेरे सोने के पंखों को देखकर लोभ से चंचले हुए आपके मन को धिक्कार है। जब राजा नल जो ये हंस जो उसको पकड़ लेते हैं, तब जो हंस जो है ये राजा को धिक्कारते हुए कहते हैं कि आपके पास तो धन ऐश्वर्य सभी कुछ है, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोषा तस्य पस्का इति केनुक्तम मम्मटेन भामेन विषवनाथेन या फिर वामनेन। और इसमें देखें तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो किनका है? ये आचार्य जो विश्वनाथ है उनका है। काव्य के मुख्यार्थ रस का जो अपकर्ष का है वही दोष है, और रस काव्य का जीवित अभूत अर्थात आत्म है। तो जो साहित्य दर्पण जो है उसमें आया है ये वाक्यम रसात्मकम काव्यम दोषा तस्य अपकर्ष कहा। और साहित्य दर्पण किसमें है? परिच्छेद में है। परिच्छेदों की संख्या 10 है। किनका है? आचार्य विश्वनाथ का है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कालक्रम अनुसार का क्रम समुचित है। तो कालक्रम के अनुसार यहाँ पर उचित क्रम है। ध्वन्यालोक है, साहित्य दर्पण, काव्यमीमांसा या काव्यदर्शन। मतलब कालक्रम के अनुसार यहाँ पर एक सही क्रम है, और इनमें जो यहाँ पर सही क्रम जो है ऑप्शन जो डी में है, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्यमीमांसा और साहित्य दर्पण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये समय के अनुसार इनका क्रम माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है सफोट प्रतीयमान अर्थरहितम काव्यम। सफोट प्रतीयमान अर्थरहित काव्यम गुणीभूत व्यंग्यम उत्तमोत्तम चित्रम या ध्वनि युक्तम। सफोट प्रतीयमान अर्थरहितम काव्यम किम। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन सा है? यहाँ पर ये चित्रम अर्थात चित्र काव्य है। और इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें हमने बात की थी यहाँ पर इन काव्य के जो लक्षणाचार्य मम्मट ने जो काव्य के जो 3 प्रकार बताए थे, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य, तो उसी में आता है ये चित्र काव्य, अधम या निम्न काव्य जिसको कह देते हैं सफोट प्रतीयमान अर्थरहितम काव्यम चित्र काव्यम। सफोट प्रतीयमान अर्थ से रहित काव्य चित्र काव्य होता है, जिसे अधम निम्न काव्य कह देते हैं। उसके बाद आ जाता है रस बाह्य स्वाद सहोदरा इति केनुक्तम। आचार्य मम्मटेन, जगन्नाथेन, विश्वनाथेन या फिर आचार्य धनंजयन। तो रस बाह्य स्वाद सहोदरा ये कहा गया है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो किससे है? ये आचार्य जो विश्वनाथ है उनका है। तो आचार्य जो विश्वनाथ के अनुसार रस जो है ये बाह्य स्वाद सहोदर होते हैं। आचार्य जो विश्वनाथ के पिता थे चंद्रशेखर, और इनके पितामह नारायण दास थे। इनके अतिरिक्त विश्वनाथ को महापात्र की उपाधि भी इससे भी अलंकृत किया गया था, और कलिंग के रहने वाले थे। इनका जो समय है ये 14वीं जो शताब्दी है इसके आसपास का माना गया है। इनका संपूर्ण जीवन परिचय अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ज्वाइन को जाकर आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सभी आचार्यों के जीवन परिचय आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है पतंजलि योग सूत्र चित्तवृत्ति निरोध है इति कस्य परिचय है उक्त है। तो पतंजलि योग सूत्र में चित्तवृत्ति निरोध है धर्म, मोक्ष, योग या फिर कर्म का। तो किन के बारे में यहाँ पर परिचय है? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला।
तो किसके यहाँ से भी आप देख सकते हैं योग सूत्र, तो योग जाउन के बारे में है इसमें। और इसमें कहा गया है योग है क्रमशो कोशनम। अब ये जो योग सूत्र योग शास्त्र किनका है, तो जो यहाँ पर ये पतंजलि मुनि जो है इनका है योग शास्त्र या महाभाष्य है। नेक्स्ट आ जाता है 10 रूपक अनुसारे नागानंदस्य नायिका है जिमतवाहन है। तो 10 रूपक के अनुसार नागानंद के जो नायक है जिमतवाहन, ये धीर प्रशांत है, धीर उदात है, धीर ललित है या फिर धीर उदत है। तो 10 रूपक के अनुसार नागानंद के नायक जिमतवाहन, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये धीर उदात प्रवृत्ति के हैं। नायक जो 4 होते हैं, धीर प्रशांत, धीर उदात, धीर उदत और धीर ललित। तो यहाँ पर ये 10 रूपकार जो है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है जो 10 रूपक है ये किनका है। आचार्य जो धनंजय इनके द्वारा रचित है 10 रूपक। तो इनके अनुसार नागानंद के नायक जिमतवाहन ये धीर उदात कोटि के माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है वायोग है भवती। एक अंक है, त्रिअंक है, चतुरंक है या निरंक है। तो वयोग होते हैं, और वयोग जो है इसमें कितने अंक होते हैं, तो वयोग जो है उसको एक अंक ही माना गया है, अर्थात उसमें एक अंक होता है, एक अंक ही होता है। जैसे पूरी की पूरी जो भी नाटक वगैरह वो एक ही बारे में समाप्त हो जाता है, तो उसे कह देते हैं एक अंकी, एक अंक। और ये व्ययोग जो है उसमें आता है जो रूपक के जो 10 भेद होते हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, इहम, रिंग, अंक, विधि, प्रहसन। तो इस प्रकार से जो रूपक के 10 भेद बताए गए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा लिंगी द्विज है राजजीवी शिष्यम च इति का भवति। सूत्रधार है, चेटा है, विदूषक या फिर नायक है। तो लिंगी द्विज है राजजीवी शिष्यम च इति का भवति, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो कौन है ये विदूषक है। तो विशेषण दुष्यति इति विदुष्यति, अर्थात जो विशेष प्रकार से मनोरंजन करे वही विदूषक होता है। विदूषक क्या होता है, विदूषक होता है जैसे कोई फिल्म होती है या नाटक है, उसमें एक अलग पात्र होता है जो दर्शक जो होते हैं उनको हंसाने के लिए होता है। जैसे सर्कस होती है, उसमें जोकर होता था पहले, वो जो हंसाने का काम करता था। तो इसी प्रकार से जाए विदूषक होता है। उसके बाद आ जाता है भाणे कस्य चरितम वर्णितम होती। ये जो भाण जो है इसमें किन क्या चरित्र के बारे में वर्णन है। मूर्खस्य, धूर्तस्य, विदूषकस्य या प्रतिनायकस्य। तो भाण जो होता है इसमें किन के बारे में वर्णन होता है, और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन या बी वाला हमारा रहेगा, तो इसमें धूर्त के बारे में है। तो भाण जो है इसमें धूर्त के चरित्र का वर्णन होता है, और ये एक अंक अथवा एक ही पात्र का रूपक होता है, और वही पात्र विट रहता है जो आकाशवासित के रूप में स्वयं प्रश्नोत्तर का प्रयोग करता है। तो ये भी रूपक के जो 10 भेद है उनमें आता है बाण। नेक्स्ट आ जाता है समकार है क्रियादि अंके संबद्ध है भवती। त्रिभी, चतुर्भी, पंचभी या फिर षडभी। तो समकार है कितने अंकों से संबंधित होता है, और समकार जो है इसको माना गया है जो ऑप्शन यहाँ पर एक में आया है। तो समकार जो है इसमें होते हैं 3 अंक, और इतिहास पुराण में प्रसिद्ध होता है। इसमें देवों और दानवों की प्रसिद्ध कथा होती है। विमर्श को छोड़कर शेष 4 संध्या एवं कैसिकी को छोड़कर शेष 3 वृत्तियां होती है। इसके पात्र देवता और दानव होते हैं, और जिनकी संख्या 12 होती है। उसके बाद आ जाता है नल चंपू कस्य रचना विद्यते। नल चंपू जो है यहाँ पर रचना है महर्षि बाण भट्टस्य, त्रिविक्रम भट्टस्य, पुलिंद भट्टस्य या फिर कौन भट्टस्य। तो नल चंपू यहाँ पर किन की रचना है, और नल चंपू जो यहाँ पर इसमें आई है जो ऑप्शन बी में है। तो ये जो त्रिविक्रम भट्ट जो है इनके है नल चंपू, और जो नल चंपू है किस में है, उच्छ्वासों में है, और उच्छ्वासों की जो संख्या है ये कितनी है, तो 7 है, 7 उच्छ्वासों में है। इसमें राजा नल और जो दमयंती की प्रेम कथा दिखाई गई है।
नसचरित जायज का उपजीव्य काव्य है, क्योंकि सारी की सारी जो घटना है वो उसी में से है, क्योंकि उसी के ऊपर लिखा गया था ये नल चंपू काव्य है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर संस्कृत भाषा है, अयोगात्मक है, श्लिष्ट योगात्मक है, प्रश्लिष्ट योगात्मक या फिर अश्लिष्ट योगात्मक है। अब जो यहाँ पर संस्कृत भाषा है, ये किस प्रकार की है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा जो है एक ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा मानी गई है। संसार जो है इसकी जो ज्यादातर जो भाषाएं हैं, अधिकांश भाषाएं ये योगात्मक है, और जो अयोगात्मक भाषा है इसके विपरीत योगात्मक भाषाओं में प्रकृति एवं प्रत्यय के योग से शब्दों की रचना होती है। तो ये संस्कृत भाषा जो है इसको श्लिष्ट योगात्मक माना गया है। उसके बाद आ जाता है अवेस्ता भाषा भारोपीय परिवार से क्या शाखा संबंध अस्ति। अवेस्ता जो भाषा है भारोपीय परिवार की कौन सी शाखा से संबंधित है? भारोपीय, भारत और यूरोप को मिलाकर बना है भारोपीय। तो इसमें अवेस्ता जो भाषा है कौन सी शाखा से संबंधित है? भारतीय रानी, ग्रीक, जर्मनी या कैल्टिक शाखा से। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो भारतीय रानी जो शाखा है इससे संबंधित है। विश्व में भाषा परिवारों में जो भारोपीय भाषा परिवार ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, और भारोपीय परिवार की जननी मूल भारोपीय भाषा में ही परस्पर भिन्नता रखने वाली दो बोलियां थी। और ये जो मूल भारोपीय जो है इसको दो भागों में बांटा गया था। तो इसके थे दो भाग। तो इसके क्या है, दो भाग थे। एक तो था केंटुम वर्ग, केंटुम, और एक था शतम वर्ग, शतम, शतम वर्ग। तो ये दो भागों में बटी थी, भारोपीय केंटुम वर्ग और भारोपीय शतम वर्ग में। फिर ये जो भारोपीय जो केंटुम वर्ग है, केंटुम वर्ग जो है इसमें कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? जैसे लैटिन, इसको क्या कहा जाता है केंटुम में, लैटिन में इसको केंटुम कहा जाता है। और ग्रीक को हेक्टोर, जैसे ये संस्कृत है, हिंदी में हम 100 कह देते हैं और संस्कृत में उसे हम शतम लिखते हैं। तो सेम वैसे ही है यहाँ पर, जो ग्रीक भाषा है उसे 100 को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हेक्टोन। इटालियन को कहेंगे केंतो, फ्रेंच में कहा जाएगा सेंट, तोखारी में कहा जाएगा कंत, जैसे अंग्रेजी में हम 100 कहते हैं। और जो ये भारोपीय जो शतम वर्ग है, जैसे अवेस्ता है उसमें हम शतम लिखते हैं, 100 को, इसको शतम लिखते हैं अवेस्ता में। फारसी में इसको सद कह देते हैं, सद ये वाला। संस्कृत में हम ये कह देते हैं शतम, हिंदी में हम 100 कह देते हैं, और बुल्गारियन में हम सूतो कह देते हैं, सूतो। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषाएं हैं जिनमें इस 100 को अलग अलग प्रकार से कहा गया है। तो इस प्रकार से ज्यादा दो भागों में बटी हुई थी ये, केंटुम और शतम वर्ग में। नेक्स्ट है भाषाणाम आकृति मूलकम वर्गीकरणम अस्ति। भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण है। वाक्य पद रचना आधारितम, वर्ण प्रातिपदिक रचना आधारितम, परश्लिष्ट रचना आधारितम या व्यत अव्यत योग आधारितम। तो इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन ए को यहाँ पर माना गया। इसमें वाक्य पद रचना आधारितम, आकृति अर्थात शब्दों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वह आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है, और पद रचना और वाक्य रचना आकृति मूलक के अंतर्गत आती है, इसलिए इसी वर्गीकरण को पदात्मक या फिर वाक्य पद रचना कहा गया है। उसके बाद आ जाता है अयोगात्मक भाषा या उत्तम उदाहरण अस्ति। ये जो अयोगात्मक भाषा है इसका उत्तम उदाहरण है चेरोकी, जूलू, चीनी या फिर संथाली भाषा। तो अयोगात्मक भाषा का उत्तम उदाहरण है
और इसका जो यहाँ पर उत्तम उदाहरण है जो ऑप्शन सी में है। तो अयोगात्मक भाषा का जो उत्तम उदाहरण है यहाँ पर चीनी जो भाषा है इसको माना गया है। आकृति मूलक जो वर्गीकरण है इसके आधार पर विश्व की भाषाओं को कुल 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें अयोगात्मक भाषा और दूसरी है अश्लिष्ट या प्रत्यय प्रधान भाषा, तीसरे नंबर की श्लिष्ट या विभक्ति प्रधान भाषा और जो चौथे नंबर की है प्रश्लिष्ट या समास प्रधान भाषा है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो भाषा है उसको 4 भागों में बांटा गया था। इसलिए अयोगात्मक भाषा जो है इसकी प्रमुख भाषा चीनी भाषा को माना गया है और इसके अतिरिक्त सूडानी, तिब्बती, बर्मी, श्यामी भाषा भी जो है इसी वर्ग में आती है। नेक्स्ट है साहस्य श्री प्रतिवस्ती मृच्छकटिके एतत् कथनम् अस्ति। तो साहस्य श्री प्रतिवस्ती मृच्छकटिक जो है यह कथन है। मृच्छकटिक किनका है? शूद्रक का है और रूपक का दूसरा वेद प्रकार है। 10 है इसमें नाटक में अंक। और यह कथन है मदनिकायाः संस्थानकस्य संवाहकस्य या फिर सर्वलिकस्य। तो साहस्य श्री प्रतिवस्ती और इस कथन का जो संबंध है ये ऑप्शन जो डी में है सर्वलिक, इनका माना गया है। तो महर्षि शूद्रक की रचना है ये मृच्छकटिकम। 10 अंक है इसमें। नायक इसमें चारदत्त है जो धीर प्रशांत कोटि के हैं। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत ध्वनिषु अर्धस्वराः सन्ति। संस्कृत की जो ध्वनियां हैं इसमें अर्धस्वर हैं। अब जो अर्धस्वर हैं ये कौन कौन से होते हैं, इनमें कौन से वाले हैं? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है ये जो या वा जो होते हैं, या और वा, इनको अर्धस्वर कहा गया है। जो आपके अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वे आ जाते हैं इसमें। और ये जो सा 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 जो है इनको स्वर्ण कह देते हैं, समघर्षी भी कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रकरणम अस्ति। यहाँ पर प्रकरण है, मुद्र राक्षसम है, उत्तरामचरितम है, मृच्छकटिकम है या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो क्या है? यहाँ पर प्रकरण है। अब जो यहाँ पर प्रकरण का जो उदाहरण है कौन सा है? जो ऑप्शन सी में है, जो शूद्रक के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिकम। तो यही क्या है? प्रकरण है, रूपक का दूसरा भेद प्रकरण, जिसमें अंकों की संख्या 10 होती है। और नायक चारदत्त, नायिका वसंत सेना है और अंक 6 में मिट्टी काटने वाली एक घटना होती है जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया था मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। और एक इसमें जो एग्जाम में विदूषक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसमें विदूषक आया है जिसका नाम मैत्रेय है, मैत्रेय। और जैसे इसमें हमने बात की थी 10 अंक है इसमें, तो इनके नाम कौन कौन से हैं? जैसे अलंकार न्यास हो गया, दूत संवाहक, संधि विच्छेद, मदनिका, सर्विलक, दुर्दिन, प्रवहन विप्रिय, आर्यक अपहरण, वत्सन सेना मर्दन, व्यवहार और संहार। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें ये 10 है अंक है। उसके बाद आ जाता है मृच्छकटिकम वर्तते, नाटक प्रहसन प्रकरण या भाण। तो क्या है मृच्छकटिकम? और मृच्छकटिकम जो है ये एक प्रकरण है, रूपक का दूसरा भेद। नेक्स्ट आ जाता है मृच्छकटिकस्य कुलजा नायिका वर्तते। मृच्छकटिक की जो कुलजा नायिका है, मदनिका है, धूता है, वसंत सेना है या फिर चारुसेना है। तो मृच्छकटिक की जो यहाँ पर कुलजा इसमें नायिका है और तो यहाँ पर इसमें कुलजा नायिका है और इसमें देखें तो सी आंसर जो ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा। तो कौन है इसमें? ये वसंत सेना है और ये एक गणिका पात्र है, चारुदत्त से प्रेम करती है। और जो शिकार है वो भी वसंत सेना प्रेम करता है। जब शिकार को वसंत सेना और चारुदत्त के प्रेम के बारे में पता चलता है तो वसंत सेना को वो मारना चाहता है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, दो जो है एक हीरो होता है, नायिका है और साथ में एक विलन भी है। तो हीरो जो है इससे प्रेम करता है,
नायिका से, और लेकिन जो विलन है वो भी उसी नायिका को चाहता है। तो ये इसका बीच में क्या है, रोड़ा क्या देते हैं, अटका रहा था, तो ये इसको हटाना चाहता है अपने बीच से। तो यहाँ पर ये चाहता है कि ये जो है सिर्फ जो नायिका है मेरे से ही प्रेम करे, तो इस कारण से फिर क्या है, ये इसको मारना चाहता था। तो तब सरकार को वसंत सेना और चारुदत्त के प्रेम का प्रसंग का जब पता चलता है, तो वो उस वसंत सेना को मारना चाहता है, और उसका इल्जाम किस पर, चारुदत्त पर आए, ऐसा काम करता है। तो जैसा कि आप फिल्मों में भी आपने देखा होगा, विलेन जो हत्या की साजिश जो अपना रचता है ताकि उसका इल्जाम दूसरे पर चले जाए और उसके ऊपर कोई शक न हो। तो ऐसे ही जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सरकार वसंत सेना को ये उसको अपहरण कर लेता है या मारना चाहता है, और ताकि उसका इल्जाम चारुदत्त पर चल जाए, जो उससे प्रेम करता है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर जो इसमें कुंजा नायिका, ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन सी रहेगा, वसंत सेना। नेक्स्ट है मृच्छकटिक नाटकीय विदूषक कस्य नाम की। ये जो मृच्छकटिक नाटक है इसमें विदूषक का नाम है मांडव्य, वसंतक, मैत्रेय या मित्रावसु। और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बी वाला रहेगा, तो ये मैत्रेय है। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, माघे संति त्रयगुणः इति अत्र ये गुणः ते के। तो माघे संति त्रयगुणः, माघ के अंतर्गत माघ के अंदर जो 3 गुण बताए गए हैं, वो तीनों गुण कौन कौन से हैं। पद लालित्यम, पद गौरवम, उपमा, तो इनमें कौन कौन से वाले हैं। और इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, पद लालित्यम, अर्थ गौरवम और उपमा वाला। तो दंडी जो है, मिर्ची जो दंडी है, उनको पद लालित्य के लिए जाना जाता है, तो पद लालित्य इनके अंदर है। इसके अलावा मिर्ची जो भारवी है, इनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है, तो ये भी गुण इनके अंदर है। और उपमा कालिदास, तो ये भी जो गुण इनके अंदर पाया जाता है, तो इसी कारण से कहा जाता है माघे संति त्रयगुण। तो मतलब ये तीनों गुण जो है मिर्ची माघ में पाए गए हैं, उपमा कालिदास, भारवी अर्थ गौरव और दंडी पद लालित्य। नेक्स्ट है शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे छंद है प्रयुक्तम। शिशुपाल वध जो मकाव्य इसके प्रथम सर्ग में छंद आया है, और जो शिशुपाल वध किनके द्वारा रचित है, मिर्ची माघ जो है इनका है। और सर्गों की संख्या कितनी है, तो ये 20 है इसमें। अब यहाँ पर इसमें छंद आया है, और ये कौन से वाला है। और छंद की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो वसंत यहाँ पर छंद है। और जो वसंत छंद है इसका लक्षण क्या होता है, ज्ञातव, तो वसंतम उदृतम जरो, तो ये वसंत छंद जो है इसका लक्षण होता है। और यहाँ पर जो प्रथम सर्ग है, प्रथम जो सर्ग है इसमें आया है ये वसंत छंद, अगर कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो प्रथम जो सर्ग है इसमें वसंत छंद है। द्वितीय सर्ग से लेकर और 9वें सर्ग तक उसमें है अनुष्टुप छंद, ये वाला दूसरे से 9वें तक अनुष्टुप है। उसके बाद जो तृतीय है इसमें आ जाता है उपजाति छंद। उसके बाद जो पंचम है, जो 5वां है, इसमें वसंत तिलका आ जाता है, वसंत तिलका। और जो छठा है, छठे में आ जाता है दुर्त विलंबित, ये वाला दुर्त विलंबित। सप्तम जो है इसमें आ जाता है पुष्पिताग्रा, पुष्पिताग्रा छंद। और जो 8वां है, अष्टम में आ जाता है प्रहर्षणी, 9वें में आ जाता है परमिताक्षरा, 10वें में आ जाता है स्वागत, 11वें में आ जाता है मालिनी, 12वें में आ जाता है वसंत, 13वें में आ जाता है मंजू भाषणी, 14 में आ जाता है रथ उद्धता। तो इस प्रकार के यहाँ पर इसमें छंद आते हैं। नेक्स्ट है शिशुपाल पूर्व जन्मनी आसित। तो ये जो शिशुपाल जो है पहले जन्म में ये कौन थे पूर्व जन्म में, हिरण्याक्ष है, रावण है, भस्मासुर या महिषासुर है। तो शिशुपाल है पूर्व जन्म ने आसित, और जो ऑप्शन बी में है तो ये रावण थे। और जो शिशुपाल वध क्या है, एक महाकाव्य है, प्रेतरी माता है, ये भी आपने याद रखना है। सर्गों की संख्या इसमें 20 है।
और एक तो यहाँ पर एग्जाम में ज़्यादातर क्या पूछ जाते हैं, सरल 20 और एक श्लोक आते हैं। तो 1569 यहाँ पर सॉरी 1569 तो दूसरे हैं, तो इसमें आते हैं 1650, तो इसमें 1650 श्लोक हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा शिशुपाल वध से मल्लिनाथ कृता टीका थी। शिशुपाल वध की जो मल्लिनाथ कृत जो टीका है कौन सी है? घंटापथ है, सर्व अंकिसा है, संजीवनी है या जीवातु टीका है? तो शिशुपाल वध से मल्लिनाथ कृता टीका, तो इनके जो काव्य है ये, तो इसके ऊपर मल्लिनाथ ने टीका लिखी थी और जो यहाँ पर आई है ऑप्शन सी में, तो ये थी सर्व एक अंकिसा टीका। और ये तो जो है यहाँ पर सर्व एक अंकिसा जो है ये तो मल्लिनाथ की है, और जो ये घंटापथ है क्योंकि ये भी टीका ही है, तो ये भी थी इन्हीं की ही, मल्लिनाथ की, लेकिन ये थी किरातार्जुनीयम पर। और संजीवनी ये भी टीका ही है इन्हीं की, ये भी मल्लिनाथ की, लेकिन ये जो टीका है संजीवनी ये लिखी गई थी रघुवंश जो काव्य है उस पर। अब जीवातु टीका ये भी एक टीका ही है और इन्हीं की है, ये भी मल्लिनाथ की, और ये लिखी गई थी नैषधीय के ऊपर। तो इस प्रकार से इन्होंने टीकाएं लिखी थी। नेक्स्ट है शिशुपाल वध से कथा महाभारत प्राप्त है। शिशुपाल वध जो इसकी कथा प्राप्त होती है शांति पर्व, भीष्म सभा या आदि पर्व से। तो महाभारत ये तो जो जितने भी नाटक काव्य लिखे गए हैं ये तो रामायण पर आधारित है या फिर महाभारत पर है। तो यहाँ पर इसमें शिशुपाल वध की जो कथा महाभारत से तो प्राप्त होती है, और क्योंकि महाभारत भी पर्वों में है 18 पर्वों में, तो उनमें से कौन से के अंतर्गत आती है। और इसमें देखें तो हमारा तो ये किस से है, और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो सभा पर्व जो है उसमें से ये ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है बहिर्विकार है प्रकृति पृथक विदु पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविद है इत्यत्र त्वाम पदेन कस्य बोधः भवति। तो ये जो यहाँ पर त्वाम पदेन बोध जो हुआ है श्री कृष्ण से रावण से नारद से या शिशुपाल वध से, और यहाँ पर इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो किनकी है ये? श्री कृष्ण जो है उनके लिए आई है। और कहां से आई है पंक्ति? शिशुपाल वध महाकाव्य से। श्री कृष्ण इसमें नायक है। नेक्स्ट आ जाता है पंचमी साहित्य विधा इति केन उत्तम राजशेखरेन मम्मटेन भरतेन या भामहेन। तो पंचमी साहित्य विधा, और इस पंक्ति का संबंध रहेगा ऑप्शन ए से। तो ये राजशेखर की है। तो पंचमी साहित्य विधा तो है राजशेखर की। अब आचार्य जो मम्मटेन का क्या लिखा गया है, इनके द्वारा रचित है काव्य प्रकाश उल्लास में है जो, और जो ये भरतमुनि जो है इनका नाट्य शास्त्र है, और भामा का इनका काव्य अलंकार है। नेक्स्ट आ जाता है दंडी प्रणीत काव्यादर्श से कति परिच्छेद सन्ति। दंडी के द्वारा रचित जो काव्यादर्श है इसमें परिच्छेद है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है जैसे मेरे से दंडी है, इनके द्वारा क्या रचित है काव्यादर्श, किस में है? परिच्छेदों में है। अब परिच्छेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 6 या 8, और इनकी जो संख्या है जो ऑप्शन सी में है, तो ये 4 परिच्छेदों में है। इनका जो समय 7वीं जो सदी है इसका उत्तरार्ध और 8वीं सदी का प्रारंभ माना गया है। और ये जो आचार्य दंडी जो है इनके अंदर 3 नियामक गुण माने गए हैं, जिसमें श्रुत, प्रतिभा और अभियोग। नेक्स्ट है नायिका रहित नाटकम अस्ति। नायिका से रहित नाटक है शपनवादत्तम महावीर चरितम वीणिसंहारम या मुद्रा राक्षसम। तो नायिका रहित नाटकम अस्ति, और उसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो ये मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस, अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है मुद्रा राक्षस किनके द्वारा रचित है? तो ये जो मिर्ची विशाखा दत्त जो है इनके द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस।
अंकों की संख्या कितनी है? तो अंकों की संख्या यहाँ पर इसमें 7 है। वीर रस है इसमें। नायक इसमें चाणक्य है, जिन्हें विष्णुगुप्त कह देते हैं, और नायिका का इसमें अभाव है, और इसके साथ जब इसमें नायिका नहीं है तो विदूषक का भी इसमें अभाव है। अब यहाँ पर जो 7 अंक है, इनके नाम कई बार आ जाते हैं। तो मुद्रा लाभ, राक्षस विचार, कृतक कलह, राक्षस उद्योग, राक्षस विकार, राक्षस निर्वेद और राक्षस निग्रह। इस प्रकार से यहाँ पर ये 7 अंक इसमें आ जाते हैं। मुद्रा मतलब कोई भी अंगूठी, निशानी, जिसके ऊपर इसका नामकरण हुआ था, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है रत्नावली अस्ति आख्यायिका, कथा, नाटिका या नाटकम। तो रत्नावली क्या है? और एक ये नाटिका है, जो ऑप्शन सी में ही है, जो हर्षवर्धन जौन के द्वारा रचित है। और श्रृंगार रस है इसमें, जिसमें भी प्रेम कथा होती है तो उसमें श्रृंगार रस होता है। नेक्स्ट है श्री हर्षचरितम इत्यस्य विधा अस्ति, प्रकरणम, कथा, नाटकम या आख्यायिका। हर्षचरितम इत्यस्य विधा अस्ति, और इसमें जो देखे तो ऑप्शन आएगा डी वाला, तो ये आख्यायिका है। और एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, किसमें है? उच्छ्वासों में है। और कितने हैं? 8 उच्छ्वास है इसमें। नेक्स्ट है पंडित नित्यानंद शास्त्री कृतम महाकाव्यम अस्ति। पंडित जो नित्यानंद शास्त्री के द्वारा रचित महाकाव्य है रामचरितम, रामेश्वरम, राम सीता काव्यम या रामचरिताभिरत्नम। पंडित नित्यानंद शास्त्री कृतम महाकाव्यम, जो ऑप्शन डी में है, तो ये रामचरिताभिरत्नम है। और एक तो यही है इनका, और इसके अलावा एक रामकथा कल्पलता, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। हनुमान दूतम और मारुतिस्तव है, यह भी इनके द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट है आदर्श रमणी वर्तते, कथा है, उपन्यास है, आख्यायिका या ललित निबंध है। आदर्श रमणी है, और इसको माना गया है एक उपन्यास। किनके द्वारा रचित है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट आ जाता है मनोरथानाम गति न विद्यते इति सूक्तिरास्ति। ये सूक्ति है, मनोरथानाम गति न विद्यते, रघुवंश, कुमार संभवे, शिशुपाल वधे या उत्तर रामचरिते। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये कुमार संभव से है। इसमें श्लोक है जिसके अंदर से यहाँ पर ये लाइन ली गई है। यथा श्रुतम वेद विद्याम वरहतव्या जनः अयम उच्चे पद लंघन उत्सुकः तपः किलेदम तत्वाप्तिम साधनम मनोर्थानाम गति न विद्यते। तो इसमें पार्वती जो है, इनके कहने का अर्थ था कि महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने की मेरी उच्च महत्वाकांक्षा है, और यह तब भी उसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, पर क्या करूं, मेरा अपने मन पर वश नहीं है। यह तो बस उसको ही पाने के लिए ललायित है, क्योंकि मन की इच्छाओं की तो कोई सीमा नहीं होती, और न ही शक्ति का विचार कर उत्पन्न होती है। तो कुमार संभव जाओस में से आई है, 5वें सर्ग में से, और इस पंक्ति का संबंध कुमार संभव में से है, और महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है वेणी संहारम नाटकम अस्ति, विशाखदत्तस्य, सुदर्कस्य, भट्टनारायणस्य या मकरंद। तो वेणी संहार जो नाटक है, ये इसके रचयिता हैं, जो ऑप्शन बी में है। तो भट्ट नारायण जो है इनकी है। नायक इसमें भीम है और नायिका द्रौपदी है। इनकी जो वेणी है, चोटी, इसी का संहार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी के ऊपर इसका नाम रखा गया था, वेणी संहारम। नेक्स्ट है वेणी संहार नाटक के अंक सन्ति, पंच, सप्त, षट या 9। तो वेणी संहार नाटक में अंक है,
और अंकों की जो संख्या है यहाँ पर इसमें 6 मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है अख्यातवृत्तम इति लक्षणम अस्ति। गद्यकाव्यस्य पद्यकाव्यस्य महाकाव्यस्य आख्यायिकायाः ख्यातवृत्तिम इति लक्षणम अस्ति। और इसका जो लक्षण है जो ऑप्शन डी में आया है, तो ये महाकाव्य जो होता है उसका लक्षण होता है। तो गद्य काव्य के अंतर्गत कथा और आख्यायिका ये आते हैं। और गद्य का जो प्रमुख रूप यजुर्वेद की संहिताओं में हमें प्राप्त होता है। जैसे कि आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग यजुः साम और अथर्ववेद। नेक्स्ट है श्रृंगार प्रकाश केन लिखिता है। भोजराजेन भरतेन भर्तृहरिणा या विश्वनाथेन। तो श्रृंगार प्रकाश केन लिखिता है। श्रृंगार प्रकाश है जो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये भोजराज जो है इनकी है। नाट्य शास्त्र जैसे कि हमने पहले ही बात की थी भट्टमुनि का है। साहित्य दर्पण ये आचार्य विश्वनाथ का है। और जो महर्षि भर्तृहरि इनको 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा वाक्यपद्यम वो भी इन्होंने ही लिखा था। तो श्रृंगार प्रकाश ये भोजराज का है। नेक्स्ट है गर्भ नाटकम वर्तते उत्तरांचरिते अभिज्ञान शकुंतले शिपन वादते वीणी संहारे। तो गर्भांक नाटक है, ये अंक है वैसे गर्भ नाटक। तो ये आता है। अब इनमें किसमें है, जो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो उत्तरांचरित जो है, जैसा कि आपको पता है महर्षि विभूति के द्वारा रचित है, 7 अंकों में है। तो जो 7 अंक है उसमें आता है ये गर्भांक नाटक अंक है। नेक्स्ट आ जाता है देव्या अपि वहदेयः सापवादः यतः जन रक्षा गृह स्थिति मूलम अग्निशुद्धौ तव निश्चय। उत्तरांचरिते कस्य एवं उक्ति ही। तो कहाँ से है, उत्तरांचरित से है। और उक्ति तो ये नट की है। नेक्स्ट है महर्षि भाणभट्टस्य गद्य रीति अस्ति। महर्षि भाणभट्ट कौन सी गद्य रीति के लिए जाने जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी या लाट रीति के लिए। तो महर्षि भाणभट्ट की रीति है और इनको जो जाना जाता है तो पांचाली रीति के लिए इनको जाना जाता है। और इसकी विशेषता होती है कि इसमें शब्द और अर्थ का समन्वय और संतुलन। शब्दार्थियों समय गुम्फ है पंचाली रीतिर इष्यते। और इसके अलावा जो यहाँ पर जैसे ये वैदर्भी है तो इसके लिए महर्षि कालिदास को जाना जाता है। और जैसे ये गौड़ी हो गई तो गौड़ी के लिए जाना जाता है महर्षि भभूति को। नेक्स्ट आ जाता है बाणभट्टस्य कृतिः सरितम् अस्ति कथा उपन्यास आख्यायिका या चंपकाव्य। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये आख्यायिका है। नेक्स्ट आ जाता है हरि चंद्रिका धौतहर्म्यम रूपेण वनिता नगरी विदिशा उज्जैनी अलका या दसपुरम। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये अलका है। तो इसका जो तात्पर्य ये अलका नगरी से है। और इसका वर्णन जो है महर्षि कालिदास जो इनके द्वारा जो रचित है मेघदूत इसमें हुआ है, जो पूर्व 2 भागों में बटी हुई थी, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पहले में 63 और जो उत्तरार्ध है इसमें 52, तो 115 इसमें श्लोक है। और श्रृंगार वियोग रस इसमें माना गया है, क्योंकि यक्ष क्या अपनी जो प्रियतमा है उससे अलग हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कादम्बरी कथामुखी वर्णनम नास्ति। जो कादम्बरी जो है इसके कथामुख में वर्णन नहीं हुआ है। चंद्रपीड़स्य जाबाले अगस्त्यस्य या शूद्रकस्य। तो कादम्बरी कथामुखी वर्णनम नास्ति। और जो ऑप्शन ए में है तो ये चंद्रपीड़स्य चंद्रपीड़ का, जबकि जाबाली, अगस्त्य और शूद्रक का वर्णन हमें प्राप्त होता है। कादम्बरी किनकी है, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है बाण है तो पंचानन है, ये सूक्ति किसने कही है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाण है तो पंचानन है।
चंद्रदेव, जयदेव, मल्लीनाथ या मिर्ची माघ। तो इस पंक्ति का संबंध रहेगा ऑप्शन ए से। तो बाण हेतु पंचानन है, तो ये है चंद्रदेव की। नेक्स्ट है नारिकेल फल समितम वचः कस्य कवि है। नारियल के फल के समान जो वचन है ये इनमें से किन कवि के हैं? मिर्ची कालिदासस्य, माघस्य, भारवे या श्रीहर्षस्य है। तो नारियल जो होता है, नारिकेल फल, नारियल का फल जो होता है उसके समान वचन जो माने गए हैं, तो ये मिर्ची भारवी के माने गए हैं। आप नारियल का फल देखा होगा जो बाहर से कितना हार्ड, बहुत ज्यादा कठोर होता है, बहुत मुश्किल से उसको तोड़ा जाता है, और वो फिर अंदर से उतना ही कोमल होता है, रस से भरा हुआ होता है। जब आप नारियल खाते हैं तो उसमें से जब उसे फोड़ते हैं तो अंदर से कच्ची जो गिरी है वो निकलती है। तो इसी प्रकार से जब मिर्ची भारवी जो उनके वचन यहाँ पर माने गए थे, जो देखने में कठोर लगते हैं लेकिन उतने ही कोमल हैं। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शकुंतलस्य द्वितीयांकस्य आरंभः भवति। अभिज्ञान शकुंतलम के जो द्वितीयांक है इसका आरंभ होता है मध्याह्ने, अपराह्ने, आसन मध्याह्ने या प्रत्यूषे। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो द्वितीयांक है इसका आरंभ, और जो ऑप्शन ए में है, तो द्वितीयांक का आरंभ ये मध्याह्न से है, अर्थात दोपहर के समय से होता है। और दूसरा अंक का नाम क्या है? तो द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। नेक्स्ट है मेघदूते विचिक्षव सतनिता भेग श्रेणी कांची गुण का रेवा क्षिप्रा व्यत्रवती या निर्विंध्या। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन डी से है, तो ये निर्विंध्या से है, अर्थात तरंगों के चलने से शब्द करते हुए पक्षों की पंक्ति रूपी करधनी वाली यह निर्विंध्या का विशेषण है। तो इसमें श्लोक है, इसके अंदर से लाइन ली गई है मेघदूत में से, और जो संपूर्ण मेघदूत है ये मंदाक्रांता छंद में है। उसके बाद आ जाता है किम एव हे मधुराणाम मनोरमना कृतिनाम, इत्यत्र का अलंकार है, विभावना, उपमा, दीपक है या अर्थांतरन्यास अलंकार है। और अलंकार की जो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो यहाँ पर क्या है? अर्थांतरन्यास अलंकार है। सुंदर आकृति वालों के लिए कोई भी आभूषण सौंदर्यवर्धक होता है, तो अर्थांतरन्यास जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है। उसके बाद आ जाता है अपराजिता नाम अवस्थी जात क्रम में केन सर्वदमनाय प्रदत्ता भगवता मरीचेन गौतमेन काश्यपेन या विश्वामित्रेन। तो अपराजिता नामक जो ये औषधि थी ये दी गई थी, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा इसे भगवता मरीचेन। तो अपराजिता नामक औषधि भगवान कश्यप के द्वारा सर्वदमन के जात कर्म संस्कार में दी गई थी, और वह राजा से कहता है कि भूमि पर गिरी हुई इस औषधि को माता पिता और स्वयं को छोड़कर अन्य कोई नहीं उठाता है। तो मरीच के द्वारा सर्वदमन को दी गई थी। कश्यप भी आ जाता है कई बार, ये मारीच जौन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है काव्यस्व नाटकम रम्यम तत्त रम्या प्रियवदान सुयश कुंतलया चतुरिका। तो अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ उसमें आता है काव्यस्व नाटकम रम्यम तत्त रम्य शकुंतला तत्तरपि च चतुर्थों का तत्तर श्लोक चतुष्टयम। काव्य जो होता है उसमें नाटक को सुंदर माना गया है, और उसमें भी जो नाटक के अंदर जो शकुंतला थी और उसमें भी जो चौथांक था उसको महत्वपूर्ण माना गया है, और उसके अंतर्गत भी 4 जो श्लोक आए थे वे सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसमें शकुंतला की विदाई के अवसर के थे और वही इसमें दिखाई गई थी। तो काव्यस्व नाटकम रम्यम तत्त रम्या शकुंतला जो ऑप्शन बी में है। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतले विदुषकस्य नाम की। अब ये विदूषक वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो सभी के सभी आपने एक जगह पर लिख लेने हैं या फिर इनको याद कर लेना है। तो अभिज्ञान शकुंतलम में जो विदूषक है इनका नाम वसंतक, मांडव्य, रोसेन या मकरंद है। तो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम का है तो ये थे मांडव्य, और ये वसंतक ये सपनवार दत्त में है,
और रोशन तो ये उनके पुत्र का नाम था मृच्छकटिकम में चारदत्त के। और जो ये मकरंद है ये उसमें है मालती माधव जो नाटक है उसके सहनायक है ये मकरंद। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।